नमस्कार, महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के दिल भोपाल से देश भर में 10 लाख बीजेपी के बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। फोकस यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, 3 तलाक पर, विपक्षियों के गठबंधन को घोटालों की गारंटी बताना, पसमानदा मुस्लिमों पर पुरानी सरकारों को लताड़ना, किसान और महंगाई पर भी कार्यकर्ताओं को मोदी मंत्र मिला। एक लाइन में कहें तो राजधानी भोपाल से 23 नहीं 2024 का एजेंडा सेट कर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आखिर किन मुद्दों पर लड़ेगी बीजेपी, चर्चा करें उससे पहले वर्जन सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा, इसके बाद विपक्ष का उस पर क्या रिएक्शन है। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। जिसने गरीब को लूटा है, जिसने देश को लूटा है, उसका हिसाब तो हो करके रहेगा। एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग, मैं समझता हूं कि मुसलमान बेटियों पर 3 तलाक का फंदा लटका कर कुछ लोग उन पर हमेशा अत्याचार करने की खुली छूट चाहते हैं। यही लोग 3 तलाक का समर्थन भी करते हैं। और मैं जानता हूं कि इसलिए ही मेरी मुस्लिम बहनें, बेटियां, मैं जब भी जहां जाता हूं वो भाजपा के साथ खड़ी रहती है, मोदी के साथ खड़ी रहती है। भारत में महंगाई का दर कितना है? 5% से भी कम है। यानी कोरोना के बावजूद, इतने समय से चले जा रहे युद्ध के बावजूद, भारत में हमने महंगाई को बेकाबू नहीं होने दिया है। नहीं, ये पसमानदा की बात कर ही नहीं सकते क्योंकि उन्होंने पसमानदा को कुछ दिया ही नहीं। देश के पसमानदा को क्या दिया? और ये मुस्लिम्स की बात कर रहे हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। दोनों में बड़ा अंतर है। हम संविधान की बात कर रहे हैं, ये मुस्लिम की बात कर रहे हैं। तो सर फिर विरोध क्यों है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने को लेकर? विरोध रहेगा क्योंकि हम लोग जो हैं, जिस पूर्वजों की संतान है, जिसने इस देश को आज़ाद कराया और एक मूल ढांचे में इस देश को एक पूरे दुनिया में पहचान दिलाई, तो हम लोग वो संविधान अपने सामने बर्बाद नहीं होने देंगे। सरकार ने तो कुछ किया नहीं है, 3 ही 4 काम किया पूरा बीजेपी, सेंट्रल हो स्टेट हो। झूठ बोलना, सेल करना और नाम चेंज करना और 50% लेना, इसके अलावा वो ये काम बता दें इन लोग ने किया है करके। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के दिल से देश भर के बीजेपी कार्यकर्ता, बूथ कार्यकर्ताओं को बता दिया कि किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना है, 2024 के लिहाज से किन मुद्दों पर समझाना है, किन योजनाओं के बारे में क्या बताना है, कैसे कन्विंस करना है, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दिया। लेकिन बहुत जो मुख्य मसले हैं जिन पर फोकस रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो थे पसमानदा मुस्लिम, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, 3 तलाक, महंगाई, किसान, तमाम मसलों पर हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात रखी। हम चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
हमारे साथ नरेंद्र नाहटा जी हैं, पूर्व मंत्री। बहुत स्वागत है नरेंद्र नाहटा जी न्यूज 18 पर आपका चर्चा में। कृषि मंत्री कमल पटेल साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं, आपका बहुत स्वागत है चर्चा में। और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। कमल पटेल जी, हालांकि आयोजन तो देश के लिए था, देश के कार्यकर्ताओं के लिए था, बूथ कार्यकर्ताओं के लिए था। क्या मुद्दे रहेंगे, क्या तैयारियां रहेंगी 24 के लिहाज से, लेकिन लाइन 23 के लिए भी मिल गई है। बिल्कुल, आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए और देश के लिए ऐतिहासिक दिन है कि मध्य प्रदेश के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश के भोपाल से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2023 और 2024 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा है कि 2023 में भी और 2024 में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतकर आएगी और देश को विकसित राष्ट्र बनाएगी। और इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, कमल पटेल जी, उनका आभार व्यक्त करता हूं। माफी के साथ टोक रहा हूं, यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, पसमानदा मुस्लिम, 3 तलाक, ये फोकस में रहेंगे, केंद्र में रहेंगे, आपके चुनावी मुद्दे रहेंगे। जो आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो सब फोकस में रहेंगे, क्योंकि जो भी प्रधानमंत्री जी बोलते हैं वो जनता की आवाज बोलते हैं, देश की बात करते हैं और पूरा देश उसे स्वीकार करता है। तो भारतीय जनता पार्टी तो स्वीकार करेगी और जो देश के हित में है वही प्रधानमंत्री जी कहते हैं और इसलिए ये मुद्दे रहेंगे। जी ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। नरेंद्र नाहटा जी, वरिष्ठ पदों पर आप रहे हैं, मंत्री रहे हैं, आज एक नई लाइन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे गए हैं जिन मसलों पर अब बीजेपी 2024 में चुनाव लड़ने जा रही है। फोकस में हम कहें कि उनके टारगेट पर कांग्रेस रही, विपक्षी दल रहे, यहां तक कि उन्होंने ये तक कह दिया कि विपक्षियों का जो गठजोड़ है वो घोटालों की गारंटी है। और इस वक्त अगर हम जिक्र करें मध्य प्रदेश में जो भी वादे कांग्रेस कर रही है उन्हें गारंटी के तौर पर, एक शब्द के तौर पर प्रमोट भी कर रही है। कैसे देखेंगे आप इसे? देखिए, जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा ये तो 2024 की तैयारी है, पर उसके पहले उनको एक बहुत बड़ी घाटी पार करनी है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में 2023 की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन सब बातों में कभी ये नहीं कहा कि हम अपनी प्रदेश की सरकारों के परफॉर्मेंस पर चुनाव लड़ेंगे। उनने माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में क्या हालात हैं इस पर कोई चर्चा नहीं की। उनने अपने मुख्यमंत्री और अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में कोई चर्चा नहीं की। तो स्पष्ट है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के पास अपने प्रदेशों की सरकारों के लिए कहने को कुछ नहीं था, पहली बात। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं गारंटी देता हूं इस देश के चोर लुटेरे। प्रधानमंत्री को ये भाषा, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं लेकिन मुझे लगता है कि अच्छी नहीं लगती। लेकिन दूसरी बात, यदि ये है तो 9 साल से दिल्ली में आपकी सरकार और भोपाल में 20 साल 15 महीने छोड़कर आपकी सरकार। मैं पूछता हूं मध्य प्रदेश में कितने चोर लुटेरों को आपने जेल में भिजवाया? आज तक क्या 20 साल के बाद भी आज आपको वही बात करनी पड़ेगी जो आप पहले कहीं 20 साल पहले किया करते थे? माननीय प्रधानमंत्री जी ने दूसरी बात कही यूनिफॉर्म सिविल कोड की। हालांकि मैं कहता हूं कि केंद्र सरकार के और 2024 के मुद्दे हैं, 2023 के मुद्दों पर बात करिए। लेकिन अगर वो ये भी कहें तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि इस देश के सबसे बड़े आदिवासी संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में गया है और यह कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर हम आदिवासियों के संस्कृति को, परंपराओं को और धर्म को खत्म करने का एक साजिश है। ये मैंने नहीं कहा, ये आदिवासियों ने कहा। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को केवल हिंदू मुसलमान का मुद्दा बनाने की कोशिश भले ही करें, लेकिन सवाल केवल मुसलमानों का नहीं है। ये इतना बड़ा देश है जिसकी इतनी परंपराएं हैं, इतनी अलग अलग तरह की जातियां, धर्म और मान्यताएं हैं कि आप केवल उसको हिंदू मुसलमान का मुद्दा बनाकर अपना वोट बैंक साध नहीं सकोगे। दूसरी बात, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही कि हमने महंगाई को कंट्रोल किया है। आज आपकी हेडलाइन कह रही है टमाटर हुआ लाल, जनता बेहाल।
क्या हालत है? किस 5% इन्फ्लेशन रेट की बात कर सकते हैं? ये कह सकते हैं कि हमने थोड़ा सा पैसों का सर्कुलेशन रिजर्व बैंक के माध्यम से कम करा दिया, लेकिन क्या वास्तव में महंगाई कम हुई? आम जनता के सामने जब वो कहेंगे तब उन्हें पता लगेगा। और इसलिए बिल्कुल मेरा ये निवेदन है कि प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ कहा है, अगर वो नाटा जी माफी के साथ रोकूंगा आपको बीच दावे के में, साथ कह रहा हूं, महंगाई का आपने जिक्र किया, छत्तीसगढ़ में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कंपैरिजन किया था देश का और पड़ोसी मुल्कों का, विदेशों का, कि भाई वहां पर महंगाई कितनी है, देश में महंगाई कितनी है। कोरोना के बाद विश्व पर जो प्रेशर पड़ा उससे देश अभी भी अछूता है, उससे सहमत नहीं है आप नाटा जी? नहीं, इससे मैं यहाँ जमीनी बात करिए ना, हम अपनी जमीनी बात करें कि आज हिंदुस्तान में महंगाई क्या है। कोरोना कब आया? 450 रुपए में सिलेंडर बिकता था जब माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बने। आज वही सिलेंडर वहां 1200-1300 रुपए का बिक रहा है। क्या ये कोरोना की वजह से है? अगर डीजल आज 100 रुपए का बिक रहा है तो क्या कोरोना की वजह से है? अब जब हम कहते हैं कि हम कोरोना की उसको समस्या को पार कर चुके हैं, हमारी इकोनॉमी जो है वो अब ट्रैक पे आ चुकी है, तब कोरोना की बातों को आप 9 साल से हैं, 2 साल कोरोना के निकाल दीजिए, 7 साल आपके हैं, 20 साल मध्य प्रदेश की सरकार के हैं, इनका भी तो जवाब देना पड़ेगा आपको। केवल कोरोना के बहाने से आप अपने महंगाई के मुद्दे से बच नहीं सकेंगे। जनता त्रस्त है और परेशान है, और इसीलिए जनता ने जब कांग्रेस की सरकारों ने या कांग्रेस पार्टी ने, जहां वो सत्ता में नहीं है, जब हमने कहा कि हम 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, हम 100 रुपए की बिजली माफ करेंगे, हम 200 रुपए में हाफ करेंगे, तो जनता ने हमारी बातों को हाथों हाथ लिया है और जनता ने हम पर विश्वास किया है। माना कि अगर कमलनाथ जी जो कह रहे हैं मध्य प्रदेश में, अशोक गहलोत जी जो कह रहे हैं राजस्थान में, वो सही है, आपकी बातों पर भी अब जनता ने विश्वास करना छोड़ दिया। और इसीलिए शिवराज सिंह जी के हाथ से चुनाव की कमांड लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी खुद मध्य प्रदेश आ रहे हैं। तो स्पष्ट है कि वो अब और ये अखबारों में मैं भी पढ़ता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नाम पर वोट मांगे नेता आते हैं मदद करने, मुख्यमंत्री और आपकी बीजेपी में भी आए हैं, स्वाभाविक है। नरेंद्र नाटा जी कांग्रेस के बड़े नेता भी आएंगे चुनावी समर में, गांधी परिवार भी आएगा। मैं लौटूंगा आपके पास। दिनेश गुप्ता जी, नरेंद्र नाटा जी कह रहे कि मध्य प्रदेश पर कुछ नहीं बोले, हो सकता है चूंकि राष्ट्रीय स्तर का ये कार्यक्रम था तो कुछ मजबूरियां रही होंगी प्रधानमंत्री की प्रदेश पर ना बोलने की, लेकिन जो मसले उन्होंने उठाए क्या वो प्रदेश में काम नहीं करेंगे? क्या उन पर कोई चुनावी कैंपेन नहीं चलेगा? देखिए, पार्टी का एजेंडा है तो चुनाव कहीं का भी हो, कर्नाटक में भी यदि बजरंगबली चले थे तो मध्य प्रदेश में भी चलेंगे, पार्टी उठाएगी, क्योंकि उनका एजेंडा बजरंग दल, बजरंगबली उनकी पार्टी का है। यदि यूसीसी उनका एजेंडा है तो वो तो हमेशा से उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर बार उनके एजेंडा में रहा है। आप देखिए कि जो कश्मीर का मसला था उन्होंने जो है लगातार उठाया और उस पर एक्शन लिया, राम मंदिर पर लिया। तो ये जो स्थिति है वो अपने हिसाब से पार्टी अपना एक राजनीतिक एजेंडा सेट करती है और वो अपने वर्कर को वो मैसेज दे रहे हैं कि उन्हें अपने बूथ पर क्या मैसेज लेके जाना है, और जो बूथ का जो उनका वोटर है उसे किस तरह से आपको किन मुद्दों पर क्या बोलना है। तो उन्होंने जो मुद्दे हैं, चाहे वो लोकसभा के पहले विधानसभा भी है, तो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, तो वहाँ भी ये मुद्दे काम करेंगे। वहाँ भी यूसीसी पे चर्चा तो है ही ना, आज पूरे देश में चर्चा है। आप ये देखिए यूसीसी पे कब से चर्चा है, जब से पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ। बिल्कुल, उत्तराखंड सरकार ने कमेटी बनाने की बात कही थी कि वो कमेटी बना रहे हैं ताकि जो है यूसीसी पर वो अपने राज्य स्तर पर कुछ सिफारिश भेज सकें। कई राज्यों ने किया था, भाजपा शासित जो राज्य थे, तो लगातार यूसीसी पे एक्सरसाइज तो कर ही रही है ना। वहाँ वो एक विषय अलग आ जाता है कि आप ट्राइबल्स को लेकर किस तरह का प्रावधान करते हैं, क्योंकि उसी पर ओपिनियन मांगी। जब उन्होंने एक ड्राफ्ट दिया है उसके बाद क्या स्टैंड लेती है, लेकिन एक माहौल कहीं ना कहीं पोलराइजेशन की बात हो रही है। आप देख रहे हैं लगातार, हम देख रहे हैं धर्मांतरण के केस आ रहे हैं, जिहाद की बात हो रही है। तो ये क्या है, ये यूसीसी से अलग नहीं है। उन्होंने कोई जरूरी नहीं है कि उस पर धर्मांतरण का शब्द इस्तेमाल किया जाए या जिहाद का किया जाए। तो यूसीसी कह रहे हैं, इट मीन्स वो एक अपना एक ब्रॉड पॉलिटिकल एक उसको लेकर चल रहे हैं एजेंडे को, कि उन्होंने किस मुद्दे पर चुनाव लड़ना है। यदि वो बता रहे हैं कि यदि महंगाई का मुद्दा उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, लेकिन एक तरीका अलग था उनका। देखिए, जो विपक्ष के आरोपों का जवाब नहीं दिया प्रधानमंत्री जी, अपने वर्कर जो कह रहा था
उसका जवाब दे रहे थे। कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को बड़े स्मार्टली उस चीज को से बचा लिया कि विपक्ष के आरोपों पर सफाई दी, या उन्होंने कहा जो कुछ कहा उन्होंने अपने वर्कर से कहा। वर्कर के मन में जो सवाल हैं उसको लेकर उन्होंने अपना एक मैसेज दिया है कि उन्होंने किस तरह से चीजों को फेस करना है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। कमल पटेल जी, दो तीन बातें। एक तो नरेंद्र नाटा साहब कह रहे हैं कि भाई महंगाई जमीनी स्तर पर कुछ अलग है, मध्य प्रदेश पर प्रधानमंत्री के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। दूसरा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, 3 तलाक, इन पर जिक्र हो रहा है, दिनेश गुप्ता जी ने भी कहा, लेकिन वाकई ये प्रदेश में आपको लगता है कि चलेंगे? दूसरा, कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं कि भाई हम तो ये लागू होने ही नहीं देंगे। कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है इस पर? देखिए प्रशांत जी, मैं आपको एक एक करके जवाब दे रहा हूं। नाटा जी मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं, उनकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन मैं उनसे पूछता हूं, मुझे जवाब जरूर दें। भारत को आजाद हुए 75 साल से ऊपर हो गए, हमने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। 55-56 साल तक कांग्रेस की सरकारें रही, केंद्र और प्रदेश में पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक रहे। मोदी जी ने जो कहा ना, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया उन्होंने, चोर लुटेरे कहा, तो मैं नहीं कह रहा हूं, राजीव गांधी जी कहते थे, जवाब देना जरा नाटा जी, वो जब भी प्रधानमंत्री टीवी पे आते थे कहते थे मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं तो गांव में जाते जाते 15 पैसे रह जाते हैं। 85 पैसे सत्ता के दलाल खजाते हैं, बिचौलिए खजाते हैं। जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे तब पंच से लेकर प्रधानमंत्री कांग्रेस के थे, और इसलिए दलाल भी कांग्रेस के हुए, बिचौलिए और भ्रष्टाचार भी कांग्रेस ने किया। और इसलिए हम कहते हैं कि भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस है, जातिवाद की जननी कांग्रेस है, अलगाववाद की जननी कांग्रेस है, टुकड़ा टुकड़ा गैंग को समर्थन करके देश को तोड़ने वालों को साथ देने वाली जननी कांग्रेस है, गरीबी, गांव का पिछड़ापन, ये सब कुछ है, परिवारवाद की जननी कांग्रेस है। अब मैं पूछता हूं इनसे कि आप कह रहे हैं इनके पास मुद्दे नहीं, हमारे पास मुद्दे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बताइए, आपने 56 साल राज किया, कहीं एक पक्का गरीब का मकान बनाया क्या हिंदुस्तान में किसी एक गांव में? 56 साल राज किया, कहीं एक शौचालय बनाया क्या? 56 साल राज किया, कहीं गरीब को गैस टंकी चूल्हा दिया गया? गैस टंकी की बात करते हैं, आपके समय में कोटा परमिट था सांसदों का, बड़ी मुश्किल से बड़े लोगों को भी मिलता था, मध्यम वर्गीय को भी नहीं मिलता था। क्या आपने कहीं एक पीने के पानी की व्यवस्था की है क्या? वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल के अंदर 12.5 करोड़ से अधिक गैस टंकी चूल्हा निःशुल्क गरीब बहनों को दिया है। करोड़ों शौचालय बनाकर हर घर में माता बहनों को सम्मान दिया, जो लोटा लेके जाती थी 10 बार उठ बैठ लगाती थी, माथे पे कलंक था, वो मिटाया है। 3.5 करोड़ पक्के मकान बनाए जहां आपने एक भी नहीं बनाया था, और अब हर घर नल से जल की व्यवस्था की है। हर परिवार को 5 लाख रुपए की गारंटी दी है आयुष्मान कार्ड देकर इलाज की। आपके समय तो तड़प तड़प के मर जाते थे। गरीब कर्ज में पैदा होता था, किसान भी कर्ज में पैदा होता था, कर्ज में जिंदगी भर रहता था, औलाद को कर्ज में छोड़ के जाता था, आत्महत्याएं करता था। जब से किसान सम्मान निधि और किसान कल्याण निधि आई है, तब से ये देश का 76% किसान जो छोटा है, जिसका बैंक में अकाउंट भी नहीं है, वो 10 रुपए 15 रुपए सैकड़े में साहूकारों के चंगुल में रहता था, उसको चंगुल से मुक्त करके कर्ज मुक्त किया है। और उसके कारण ये 10-10, 12-12 हजार रुपए हर साल जो दे रहे, 6,000 केंद्र सरकार, 6,000 प्रदेश सरकार, इससे ये 76% किसान कर्ज मुक्त हुआ है और वो आत्मनिर्भर हुआ है और खेती घाटे से लाभ का धंधा बनी है। गरीब के चेहरे पे खुशहाली आई है। और सुनिए मेरी बात सुनिए पूरी। अरे मेरी बात तो सुनो भाई, जब आपने देखिए, नहीं, जब हमने इतना काम किया, इसको मुद्दा बनाएंगे, लेके जाएंगे। आपने क्या किया बताइए जरा, और इसलिए आपको जनता ने नकारा। आपने सिवा घोषणा, वचन और धोखा, 55 साल, आपने कहा था 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे, किया नहीं। और हालांकि विकास निरंतर 9 साल भारी है मोदी जी के कांग्रेस के 56 साल पे। जी नाटा जी, कटारे जी, एक तो पहले बात तो कमल जी को ये याद दिलाओ मेरा कहना है कि कमल जी को यह याद दिलाओ कि वो सरकार में है, वो विपक्ष में नहीं है। हम तो 20 साल से सरकार में नहीं है, 20 साल से वो सत्ता में है। आज भी वो 40 साल पुरानी बातें याद करके कांग्रेस का विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये बताएं कि हमारी सरकार ने क्या किया है। मैं उनकी एक एक बात का जवाब देता हूं। वो कह रहे हैं आयुष्मान कार्ड में हमने किया, मतलब किसी की किडनी फेल होने तक उसको इंतजार करना है। अगर उसको बुखार आ रहा है तो मंदसौर के सरकारी अस्पताल में, हरदा के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिलेंगे, दवाइयां नहीं मिलेंगी,
वो कह रहे हैं कि हमने मकान बनाए। आइए प्रधानमंत्री आवास की स्थिति आपको बताता हूं, कौन से जिले में आप चलना चाहते हैं। आज आपने 10 साल से आपने रुपया अनुदान नहीं बढ़ाया है। आपका सीमेंट और सरिये के भाव क्या हो गए, वो मकान बन नहीं पा रहा है। और जो आपका हितग्राही है, जिनके बड़े बड़े सम्मेलन आप कर रहे हो, उनकी परिस्थिति कितनी खराब है कि आधा अधूरा मकान है और प्रशासन उन्हें तंग कर रहा है कि इस मकान को पूरा करो। सीमेंट और सरिया आपका कहां आसमान में जा रहा है आपको पता नहीं है। आप कह रहे हैं कि उज्ज्वला स्कीम 1250-1300 रुपए का सिलेंडर लेने की किस उज्ज्वला स्कीम की हितग्राही की ताकत है, जरा मुझे बताइए। सारे उज्ज्वला स्कीम के जितने स्टोव आपने दिए हैं गैस, वो सारे के सारे कोने में पड़े हुए हैं, वो लकड़ी ही वहां पे जल रही है। तो उनको, मुझे लगता है कमल जी मंत्री जब से बने उन्हें जमीनी हकीकत का पता ही नहीं कि जमीन कैसे बदल गई। 20 साल से सत्ता में है, 20 साल में वो, अब तो यहाँ भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाना चाहिए था, हर चीज हो जाना चाहिए थी। और मैं कटारी जी और जोड़ना चाह रहा हूं, दिनेश गुप्ता जी ने कुछ बातें कही। दिनेश गुप्ता जी ने कहा कि बजरंगबली कर्नाटक में लाए थे तो यहां भी लाएंगे, मंजूर, बहुत अच्छा है। कर्नाटक में श्रीमान बजरंगबली, वहां उनका साथ नहीं दिया, कांग्रेस का साथ दिया बजरंगबली ने। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी वो हमारा साथ देंगे। मैं दूसरी, अभी जनता समझ रही है कि ये चुनावी मुद्दे के टाइम पे जब आप ध्रुवीकरण करते हो चलता नहीं है। यूसीसी आपको आज याद आ रहा है, 9 साल से दिल्ली केंद्र में सरकार बैठी है ये, और अभी तो हिंदू मुसलमान बना रहे हैं। कमल जी रिएक्शन इस पर जल्दी। जनता पार्टी जी फिर आता हूं मैं आपके पास। सरकार ने प्रस्ताव पारित किया है कि हम यूसीसी पटेल जी सिलेंडर और महंगाई नहीं चाहते, वो अपनी पार्टी के जुबान पर आए, एक सामंजस्य बिठा लें। मैंने आपको कहा आदिवासियों ने विरोध किया, उनका उत्तर पूर्व की भाजपा सरकार ने विरोध किया। नाटा जी रिएक्शन ले लीजिए, समय खत्म हो जाएगा नहीं। भले ही इसको हिंदू मुसलमान मुद्दा बनाने की कोशिश करो, देश आपकी राजनीति समझ रही है। 80 करोड़ परिवार को, घरों में हम जो है 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी करोड़ों परिवार को अनाज दे रहे हैं निःशुल्क। हम उनको 1000 रुपए लाडली बहना का दे रहे हैं, और किसान को हम 1000 सम्मान निधि दे रहे हैं। एक गरीब परिवार में, छोटे परिवार में 24,000 रुपए तो सीधा खातों में आ रहा है, जिससे वो कर्ज मुक्त हो रहा है। हमारी बहन को 2 महीने में एक गैस सिलेंडर लगता है, हम 2000 रुपए दे रहे हैं, 1000 में 800 रुपए के अंदर गैस सिलेंडर लेके आएगी। और दूसरा बताऊं मैं आपको, आपके राज में आंखें फूट जाती थी, चूल्हा फूंक फूंक के, बारिश में जैसे चूल्हा आया, झोपड़ी में रहती थी तो कंडे लकड़ी गीले होते थे, चूल्हा फूंक फूंक कर आधा समय लकड़ी कंडे लाने में और आधा समय पानी लाने में। बच्चे स्कूल की बजाय 7 बजे आते थे, लकड़ी कंडा और पानी लाने में अनपढ़ रख दिया आपने। हमने अब आधे घंटे में खाना बन जाता है और बच्चे स्कूल जा रहे हैं। सीएम राइज, पीएम श्री स्कूल में अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं। और चलिए, अब देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, गरीब के चेहरे पे खुशी आ रही। और आप कर्नाटक, दूसरा सुनिए, आपने कर्नाटक की बात कही, बजरंगबली, अरे आपने कर्नाटक में सरकार बनाते थे, गोहत्या पर से प्रतिबंध हटा दिया। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा कह रहा है कि गोहत्या करो, कोई नहीं रोक रहा है। तो तुम्हारी कथनी करनी में कितना अंतर है, अब जनता पहचान गई है। तुम गोहत्या करा रहे हो कर्नाटक में, गाय मरवा रहे हो सत्ता में आने के बाद में, ये जनता सब देख रही है। आखिरी सवाल मैं दिनेश गुप्ता जी से लूंगा। माफी के साथ कमल पटेल जी, आखिरी सवाल मैं दिनेश गुप्ता जी से लूंगा। दिनेश गुप्ता जी, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सवाल है, पसमानदा मुस्लिमों पर बहुत बोले हैं आज प्रधानमंत्री मोदी, शायद इतना अलग आयोजनों में नहीं बोले, पसमानदा पर भी बहुत उन्होंने बात रखी है। 37-38% परसेंटेज पर केंद्रीय, या हम कहें कि बीजेपी अटक गई देश में। अब क्या पसमानदाओं के भरोसे ये रेशियो आगे बढ़ेगा? देखिए, जब आप यूसीसी की बात करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं उस वर्ग में भी ये बताना पड़ेगा ना कि हमारी फॉलोइंग है, लोग हमें पसंद कर रहे हैं। तो आप 3 तलाक का मुद्दा हो या पसमानदा का मुद्दा हो, तो उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी अपना एक टारगेट कर रही है कि हम लोगों को बताएंगे कि ये हमारे साथ हैं। तो इसलिए जो तुष्टीकरण और संतुष्टीकरण की जो बात कर रहे हैं ना, कि एक नया जुमला है ये बेसिकली, तो वो एक राजनीति में हम देखेंगे ना कि वो यूसीसी के साथ चलेगा ये। ठीक है, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही। वक्त थोड़ा सा जरूर कम रहा, लेकिन चर्चा को यहीं खत्म करेंगे। बहुत शुक्रिया कमल पटेल जी, नरेंद्र नाटा जी, दिनेश गुप्ता जी, चर्चा में शामिल होने के लिए। डिबेट में इतना।